हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं और ऑलरेडी एक यूनिट हमने पढ़ा दिया है और दूसरा यूनिट आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और यूनिट 2 का ये इंट्रो लेक्चर्स है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यूनिट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर आगे कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कैसे-कैसे पढ़नी है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? टॉपिक आज का क्या होगा हमारा? टॉपिक आज का होगा हमारा अप्रोच, दृष्टिकोण, ठीक है ना? दृष्टिकोण यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के पढ़ने के जो दृष्टिकोण होते हैं, जो अप्रोच होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं? देखिए, मैं सिंपली बता दूँ, जो पॉलिटिकल साइंस होते हैं, उसके पढ़ने के 2 दृष्टिकोण हैं। एक पारंपरिक है, जिसे हम लोग ट्रेडिशनल बोलेंगे। शुरू से जैसे हम लोग पढ़ते चले आए हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं सिंपल सी भाषा में बोलते हैं कि घिसी-पिटी मेथड, मतलब जो पहले से घिसा-पिटा चीज़ चलता चला आ रहा है, उसी को हम लोग लेके चलते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो जो घिसा-पिटा मेथड जिसे कह रहे हैं, वही तो ओरिजिन है एक तरीके से जो आपका मॉडर्न मेथड है। क्यों? तो उसके बाद जो दूसरा दृष्टिकोण आता है, वो आता है मॉडर्न, यानी कि 2 टाइप्स के आपके अप्रोच दिखेंगे। एक जो होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा जो होता है मॉडर्न अप्रोच, यानी कि हम लोग एक को पारंपरिक दृष्टिकोण बोलेंगे और दूसरे को हम लोग आधुनिक दृष्टिकोण बोलेंगे, ठीक है? तो चलो भाई देखते हैं पारंपरिक दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या-क्या डिफरेंस है और कौन-कौन से ऐसे विद्वान हैं, जो अलग-अलग मेथड को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे स्लाइड्स पे देख सकते हैं टॉपिक क्या है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण। एक दृष्टिकोण राजनीति किसी राजनीति की राजनीतिक घटना को देखने और फिर उसकी व्याख्या करने का एक तरीका है। मतलब जो दृष्टिकोण होता है, किसी भी राजनीतिक घटना को देखना और उसकी व्याख्या करना, एक तरीके से उसके बारे में चर्चा पर चर्चा करना कहलाता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए कई दृष्टिकोण और विधियां हैं। पारंपरिक या आधुनिक वैज्ञानिक दोनों प्रकार के दृष्टिकोण हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण अत्यधिक काल्पनिक और मानक होते हैं, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण प्रकृति में अधिक अनुभवजन्य और वैज्ञानिक होते हैं। मतलब पारंपरिक दृष्टिकोण जो होते हैं वो कहीं न कहीं कल्पनाशील होते हैं, वो दार्शनिक होते हैं, वो आध्यात्मिक होते हैं। लेकिन जो मॉडर्न है जो अप्रोच है, उसमें वैज्ञानिकता भर-भर के मिलती है। अनुभवजन्य का मतलब एक तरीके से हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बाद उसको रिप्रेज़ेंट करने का कार्य करते हैं, ठीक है? तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। एक को सिंपल भाषा में कहो, एक ठो नया विधि और एक ठो पुराना विधि, ठीक है ना? तो नया विधि और पुराना विधि, नया विधि जो होता है वो मॉडर्न होता है और पुराना वाला विधि जो होता है वो क्या होता है? वो आपका ट्रेडिशनल होता है। हाँ सर, थोड़ा-सा पानी-वानी मिल जाए तो बढ़िया है। ठीक है, चलिए, तो यही बात इंग्लिश में भी है, ठीक है? इंग्लिश में क्या कर रहा है कि अप्रोच इज़ अ वेरी सॉरी अप्रोच इज़ द वे टू लुकिंग द पॉलिटिकल फिनोमिनास, किसी भी प्रकार का फिनोमिनास होता है, उसको देखने की, जाँच-पड़ताल करने की सारी चीज़ें रिप्रेज़ेंट की जाती हैं और उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है। द अप्रोच एंड मेथड टू स्टडी द पॉलिटिकल साइंस और मेनी देयर आर बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच। द ट्रेडिशनल अप्रोच आर हाइली uh, speculative and normative and modern approach more empiricals and scientific। मतलब जो नया वाला मेथड आया वो ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव। अब ऐसे समझो ना, सिंपली समझो कि एक पुराना मेथड शुरू से चलता चला आ रहा है और उसी को हम लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसमें जो चीज़ें होंगी वो अनुभव होती जाएँगी और जब अनुभव होगी तो हम एक नया सिद्धांत अगर प्रेज़ेंट करते हैं, तो फिर वो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ही नया सिद्धांत आया, ठीक है ना? तो अनुभव करके हम चीज़ों को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, इसीलिए ये ज़्यादा ट्रूथ होगा अपेक्षाकृत जो पिछला हमने अनुभव किया। क्यों? क्योंकि अनुभव जब हमने किया तो उसमें पता चला कि कुछ चीज़ें काल्पनिक हैं, कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें यस, कुछ चीज़ें नो, सारी चीज़ें चलती चली आ रही हैं जब हम लोग एक्सपीरियंस करते रहते हैं, ठीक है? तो एक्सपीरियंस करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं गलतियाँ भी होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच 2 टाइप्स के अप्रोच है। फिलॉसफिकल अप्रोच ये शुरू से चलता चला आ रहा है और फिलॉसफिकल अप्रोच के अंतर्गत इसे हम लोग दार्शनिक बोलेंगे बेसिकली, ठीक है? दार्शनिकता, ठीक है? इसके अंतर्गत जो प्लेटो होते हैं, जो अरिस्टोटल होते हैं और साथ ही साथ जो लियो स्ट्रेस होते हैं, वो होते हैं, ठीक है ना? तो सिंपली ऐसे समझो कि जो अरस्तू हो गए और जो प्लेटो हो गए, ये अपने आप में बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और प्लेटो जो है, वो अरस्तू के गुरु भी हैं, ठीक है? तो प्लेटो ने एक राजा की बात की थी, जो था दार्शनिक राजा, ठीक है ना?
और जब दार्शनिक राजा की बात करता है तो यहीं से ही स्पष्ट हो जाता है कि ये जो फिलोसफिकल मेथड है, अप्रोच है, इसको रिप्रेजेंट करने का कार्य कौन कर रहा है? शुरू-शुरू में वो प्लेटो महोदय कर रहे हैं, और चूँकि प्लेटो के शिष्य थे अरिस्टोटल, अरस्तु, इसलिए वो भी कहीं न कहीं उसको फॉलो किए। ठीक है? दूसरी बात, हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच की बात करें तो मैकियावेली है, सेबाइन है, लेकिन याद रखिएगा कि जो हिस्टोरिकल अप्रोच है इसका प्रयोग अरस्तु ने भी किया था। अरस्तु ने भी किया था, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऐतिहासिक ऐतिहासिक हासिक दृष्टिकोण। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ठीक है? क्लियर है? और उसके बाद आपका आ जाता है लीगल अप्रोच, जिसको सिसरो, जिनबोदिन एंड जॉन ऑस्टिन ने रिप्रेजेंट किया। इसे हम लोग बोलते हैं विधिक दृष्टिकोण। क्या बोलते हैं? विधिक दृष्टिकोण। ठीक है? विधिक दृष्टिकोण। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है, ये होता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संस्थागत अप्रोच। संस्थागत अप्रोच या फिर संस्थागत दृष्टिकोण। ठीक है? तो ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल, जो शुरू से चलता चला आ रहा है। जो मॉडर्न में आया है वो है सोशियोलॉजिकल, यानी कि समाज के बारे में पढ़ना जानना, उसके बाद उसके रिजल्ट पर पहुंचना। ठीक है ना? और उसके बाद आ जाता है आपका, उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है? साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। और उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक, आर्थिक दृष्टिकोण। ठीक है? आर्थिक दृष्टिकोण। ठीक है? और उसके बाद लास्ट में आ जाता है बिहेवियरल एंड मार्क्सिज्म। ठीक है? बिहेवियरल का मतलब व्यवहारवाद। ठीक है? और उसके बाद आ जाता है मार्क्सिज्म, यानी कि कार्ल मार्क्स का विचार था। ठीक है? थोड़ा सा अब इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, और जान लो कि ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है? जब हम बात करते हैं इसकी जो ट्रेडिशनल है, तो शुरू में पहले जमाने में क्या होता यह था कि जो चीजें काल्पनिक होती थी, जो आध्यात्मिक होती थी, वो भी यहाँ तक कि जिसका हिस्टोरिकल कोई बैकग्राउंड होता था, उन सभी चीजों को हम लोग पढ़ते समझते जानते हुए चलते चले आते हैं। कोई नया चीज करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन एक टाइम आया, और वो टाइम आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जब टाइम आया, तो वहां पे हमने एक चीज सोचा, वहां पे राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि वहां पे मानवों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचा जाने लगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो परमाणु बम है, जो जापान है, उस देश में गिराया गया था। उसके बाद मानव अपने आप में एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट हो गया, बहुत ही सेंसिटिव विषय हो गया, बहुत ही संवेदनशील विषय हो गया कि क्या मानव एक कीड़े मकोड़े के समान है। वहीं से तो राजनीति पलट गई, और वहां से जब राजनीति पलट गई तो वहां से फिर सोचा गया समाज के बारे में। क्यों? क्योंकि मानव एक तरीके से समाज में रहता है, और अरस्तु महोदय ने शुरू में ही बोल दिया, क्या बोला कि मानव का विकास समाज में ही हो सकता है, मानव एक सोशल एनिमल है। उसके बाद जब साइकोलॉजी की बात आई तो मनोवैज्ञानिक, यानी कि मानव क्या चाहता है, मानव की बातों को समझो, जानो, 3-5 करो, जो कुछ भी है, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचो। यहां तक कि ये सारी चीजें जो होती है ना, राजनीति को प्रभावित करने का कार्य करती हैं, या फिर राजनीति को पढ़ने में हेल्प करती हैं, व्याख्या करने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है? उसके बाद जब ये आ जाता है इकोनॉमी, तो इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल पे, जब हम आपको शुरू में पढ़ाए थे, तो शुरू में हम ये बताए थे आपको कि बताइए, एक व्यक्ति जो इकोनॉमिक रूप से कमजोर है, क्या वो प्रधानी का चुनाव लड़ सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का वो चुनाव लड़ सकता है जो इकोनॉमिक रूप से कमजोर है, या फिर जो साइकोलॉजिकल रूप से डिस्टर्ब है, या फिर जो सोशल रूप से जिसको बहिष्कृत किया गया है, क्या ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग ले सकता है? क्या नहीं ले सकता है। एक बात बताइए, जिस व्यक्ति का बिहेवियर सही नहीं है, क्या वो राजनीति में भाग ले सकता है? नहीं ले सकता है। एक व्यक्ति जो बात कर रहा है वर्ग संघर्ष की, मार्क्स, ठीक है ना, वर्ग संघर्ष की बात कर रहा है, आप यहां पे समझिए कि जो व्यक्ति वर्ग संघर्ष की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि एक वर्ग जो है, धनी वर्ग, जो गरीब वर्ग का शोषण कर रहा है, क्या वो इस तरीके से राजनीति क्रिया में भाग लेने देगा? हाँ, वो तो यही कहेगा कि भाई हमारा भी एक संस्था होना चाहिए, हमारी भी एक सारी चीजें होनी चाहिए, जिसके तहत हम राजनीति में अपना पकड़ बना के रखें।
लेकिन वास्तविकता क्या है कि अभी उसे मेहनत करने की आवश्यकता है, इतना जल्दी वो कवर नहीं कर पाए। ठीक है? तो ये 2 अप्रोच है भाई, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया और ये अप्रोच आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग पारंपरिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है दार्शनिक दृष्टिकोण, हमने इसके पहले बता दिया और फिर आगे हम आपको बता रहे हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा समझते हैं। देखिए, यह राजनीति के अध्ययन का सबसे पुराना दृष्टिकोण है। इसे अनुमानात्मक, आध्यात्मिक या नैतिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? दार्शनिक दृष्टिकोण को अनुमानात्मक, यानी कि अनुमान के आधार पे चीजों को बताई जाती हैं। जैसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था प्लेटो। इन्होंने इन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना की। आदर्श राज्य की कल्पना की। ठीक है? आदर्श राज्य की कल्पना। अब बाबू बताओ, ये आदर्श राज्य की कल्पना इतने बेहतरीन लेवल पे इन्होंने कर ली, इतना कल्पना में चले गए कि वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं। ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को अगर राजा बनना होगा तो वो बिना दार्शनिक बने राजा नहीं बन सकता, और दार्शनिक बनते बनते उससे 50 साल हो गए, 50 साल की उम्र में कोई राजा बनेगा? ये बिल्कुल कल्पनाशील विषय था। इन्होंने रिपब्लिक नामक पुस्तक में लिखा, लेकिन बाद में जब इनको एहसास हुआ कि ये वास्तविकता हो ही नहीं सकता, तो फिर फाइनली जाकर के उन्होंने द लॉज नामक एक और पुस्तक लिखी, उसमें वास्तविकता लिखा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है? आध्यात्मिक होता है, मतलब अध्यात्म का मतलब क्या है कि हमारी जो अध्यात्म चीजें होती हैं, जैसे अध्यात्म से मतलब ये होता है कि हमारी आंतरिक मन, आंतरिक भावनाएं, जिस चीज को पॉसिबल बोलते हैं वो पॉसिबल है। इसी तरीके से नैतिक दृष्टिकोण, नैतिक दृष्टिकोण का मतलब यह है कि अगर कोई गरीब बैठा हुआ है, वास्तविक गरीब, वो बनावटी नहीं, अगर वो गरीब है तो उसे आवश्यकता है 10-5 रुपए की, तो दे दो। ठीक है? तो ये नैतिकता है। तो इस चीज पे ये डिपेंड थी, ये चीजें इस चीज पे डिपेंड थी। ठीक है? राज्य सरकार और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कुछ लक्ष्यों, नैतिकता और सत्यों के प्रति सत्यों की प्राप्ति की खोज गहराई से जुड़ा हुआ है। मतलब राज्य सरकार और मनुष्य के बारे में जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं, वो उसका बेस क्या था? अनुमानात्मक, आध्यात्मिक और नैतिक, इसके अलावा कोई बेस नहीं था। मान लो मनुष्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य को सिर्फ कैसा बता सकते हैं कि नैतिक है कि नहीं है। ठीक है? राज्य को बता सकते हैं नैतिक है कि नहीं है। ठीक है? तो ये चीजें हैं, मतलब उसमें कानून वगैरह भी जो चलता था वो किसके बेस पे चलता था? तो नैतिकता के बेस पे चलता था। प्राकृतिक कानून जिसे हम लोग बोलते हैं, प्राकृतिक कानून का मतलब ये होता है कि जिसने ढीला चला के आम मारा है, आम गिर गया, तो उस आम पे जो हक है वो ढीला मारने वाले का ही होगा। समझे? तो यही सिंपल सा एक लॉजिक है। ठीक है? यहाँ यह अनुशासन नैतिकता की दुनिया के करीब पहुंचाता है। इस दृष्टिकोण की अत्यधिक अनुमानात्मक और अमूर्त होने के कारण इसकी आलोचना भी की जाती है। जाहिर सी बात है। अच्छा देखो, आलोचना तो हर एक दृष्टिकोण की जाती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही नैतिक हो गया, ये कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया। अब इसी में कोई एक बुरा व्यक्ति आ जाता तो पूरा जो बुरा व्यक्ति होगा वो कंप्लीटली पूरे राज्य पे कब्जा कर लेगा। आप समझे कि नहीं? इतना अच्छा था ये चीजें। ठीक है? तो ये दार्शनिकता है। दार्शनिकता में कल्पना की बात की गई है, अध्यात्म की बात की गई है, नैतिकता की बात की गई है, और इसी के आधार पे इस चीज का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो एक प्लेटो महोदय थे। प्लेटो महोदय एक दार्शनिक राजा की बात करते हैं, आदर्श राज्य की बात करते हैं, लेकिन सारी चीजें कल्पना के आधार पे करते हैं। ठीक है? चलो भाई, ये बात इंग्लिश में है। कह रहा इन दिस ओल्डेस्ट अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स, इट इज आल्सो नोन एज द स्पेकुलेटिव, metaphysical or ethical approach. The study of the state governments and political behavior of man is intricately linked with the quest in achieving certain goals, moral and truth. Here, the discipline move closer to the words and ethics. The approach of criticized for being highly स्पेकुलेटिव एंड अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है? तो यहां तक की बातें मुझे लगता है आपको कंप्लीटली क्लियर हो चुकी होंगी, और आप जो है ये जो दार्शनिक अप्रोच है उसके बारे में जान लिए होंगे। अब ये सामने आपके क्या दिख रहा है भाई? ये आपके सामने दिख रहा है बीए सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए
जो सारथी नामक बैच है वो फिर से आपके सामने लेकर के हम आ गए हैं और टारगेट सेमेस्टर पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी और ये जो चीज़ें हैं ना, सिर्फ आपको पास कराने की गारंटी नहीं लेती बल्कि टॉप कराने की गारंटी लेती हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जा करके टारगेट गुरुकुल यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। बच्चों के सम्मान समारोह में जो-जो बच्चों ने जिन-जिन बच्चों ने टॉप किया था सेमेस्टर में, उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया है, उन बच्चों को सम्मानित किया गया है। तो ये भाई टारगेट गुरुकुल की ज़िम्मेदारी थी और टारगेट सेमेस्टर की भी ज़िम्मेदारी है। टारगेट गुरुकुल की ज़िम्मेदारी एंट्रेंस के लिए और टारगेट सेमेस्टर की ज़िम्मेदारी सेमेस्टर के लिए और हम लोग इसको बखूबी निभाते हैं और बहुत से बच्चे जो ऑलरेडी टॉपर्स हैं, हम लोगों के संपर्क में हैं, कनेक्टेड हैं। इसी तरीके से हम भी चाहते हैं कि आप भी टॉप करो, आप भी टॉपर्स बनो और आगे की सारी चीज़ों को कवर किया जाए। मैं इसके बारे में बताऊँ तो ये जो सब्जेक्ट लिस्ट आपको दिख रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस जो कि बीए के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं और अगर आगे आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ ये चीज़ें पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये सब्जेक्ट देख लिया आपने, भाई हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी सभी मिलेंगे। ठीक है? थोड़ा-सा हम इसके फीचर की बात करें, फीचर कितने बेहतरीन हैं? फीचर्स इतने बेहतरीन हैं कि थ्योरी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। थ्योरी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, साथ ही साथ क्लास नोट्स, पीडीएफ ये सब भी मिलेगा। थ्योरी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, क्लास नोट्स, पीडीएफ सब मिल जाएंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। ठीक है? शॉर्ट नोट्स और पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनल जुड़ना, तो फिर आप हमेशा गाइड ले सकते हैं हमारा। हम आपको हर कदम पे गाइड करते रहेंगे ताकि आप कहीं भी किसी भी प्रकार के जो डायरेक्शनलेस चीज़ें हैं उस डायरेक्शन में ना जाए। ठीक है? दूसरी बात, थ्योरी क्वेश्चंस आपको क्यों दिए जाएँ? थ्योरी क्वेश्चंस आपको इसलिए दिए जाएँ क्योंकि अगर एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो जाता है या फिर नहीं भी होता है, तो भी अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो थ्योरी से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं और आपको बेहतरीन तरीके से थ्योरी तैयार करना है ताकि एमसीक्यू कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकें। दूसरी बात दूसरी बात यह है क्लास नोट्स, पीडीएफ ये सब कुछ आपको ऐप में मिल जाएगा। इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए जाएँगे क्योंकि हो सकता है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न एमसीक्यू हो। ठीक है? उसके बाद शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि शॉर्ट नोट से सारी चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है? इसलिए शॉर्ट नोट्स का फीचर्स आपके लिए अवेलेबल है और पर्सनल मेंटरशिप तो आप लोग जानते ही हैं। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, 599 आपका प्राइस है। इसको देख लीजिएगा। इतना तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं है आपके लिए और ऑफर लिमिटेड चल रहा है बाबू, ऑफर लिमिटेड चल रहा है। जितना जल्दी आप इसको परचेज कर लो उतना जल्दी टॉपर बनने की गारंटी हम ले रहे हैं आपकी। लेकिन हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। हम घोल के पिला तो सकते नहीं बाबू, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पे मेंटर देख सकते हैं, अच्छे-अच्छे मेंटर्स यहाँ पे हैं जो कि आपको गाइड करेंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है? चलिए भई आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? सिंपल सी मैं बात बता दूँ, इतिहास जो होता है उसी के आधार पे हम लोग आगे अध्ययन करते हैं, यही ऐतिहासिक दृष्टिकोण होता है। जैसे 1857 की क्रांति से हमने क्या सीखा, इसका हम लोग आगे यूज़ करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि इस समय नेपाल में बहुत बड़े लेवल पे क्रांति चल रही है। तो उस क्रांति से भी हमें क्या सीखना चाहिए? ये कहीं न कहीं अब इतिहास का एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई। ठीक है? और जब इतिहास की बहुत बड़ी क्रांति हो गई, तो हमारे हिसाब से क्या लगना चाहिए? हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि इस क्रांति से हमें कहीं न कहीं सीख लेनी चाहिए कि क्या भ्रष्टाचारिता और भी सारी चीज़ें कैसे-कैसे डेवलप होती है और कैसे खत्म हो जाती है। ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात करें, यह दृष्टिकोण अतीत पर प्रकाश डालता है, राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति, विकास का पता चलता है। यह अतीत में व्यक्तियों की भूमिका, उनके उद्देश्यों, उपलब्धियों और असफलताओं तथा भविष्य पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने का प्रयास करता है। मान के चलिए कि हम जानते हैं एक सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत में शुरू-शुरू में यह सिद्धांत आया कि राज्य की उत्पत्ति दैवी शक्ति से हुई है। फिर बाद में ये सिद्धांत आता है कि राज्य की उत्पत्ति फोर्स थ्योरी द्वारा हुई है। फोर्स थ्योरी का मतलब आप लोग समझते हैं, बल थ्योरी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर बाद में ये सिद्धांत आया कि भाई जो राज्य की उत्पत्ति है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से हुई है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये है कि कुछ व्यक्ति जो फोर्स थ्योरी के तहत
उन लोगों से परेशान हो गए होंगे जो कहीं न कहीं बल के मामले में उनसे बड़े थे। अब वो उनको बार-बार टॉर्चर कर रहे थे, बार-बार परेशान कर रहे थे। अब सभी लोगों ने मिलकर के एक समझौता किया कि भई 2 अगर बलशाली व्यक्ति हैं, तो एक बलशाली व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया कुछ ले लो और हमारे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, आप हमें उस बलशाली व्यक्ति से रक्षा करना। ठीक है? तो इस तरीके की थ्योरी वहाँ पे आई। अब एक बात बताओ, ये थ्योरी तो हमने देख लिया। अब ये इतिहास में घटी हुई घटनाएँ, चीज़ें हैं। वास्तविकता क्या है, घटी है कि नहीं घटी है? लेकिन उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हमारे सामने आ गए। अब जब उत्पत्ति से सिद्धांत हमारे सामने आ गए, तो इतिहास में लोगों ने ये थ्योरी दी, तो इस थ्योरी के आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझे कि नहीं? तो यही ऐतिहासिकता होता है और इसी के आधार पे हम आगे की चीज़ों को कवर करने का कार्य करते हैं। ठीक है? आज के राजनीतिक मुद्दों को समझने के लिए ऐतिहासिक समानताओं की मदद ली जाती है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि ऐतिहासिक समानताएं ज्ञानवर्धक हो सकती हैं, लेकिन साथ ही वे भ्रामक भी हो सकती हैं क्योंकि सतही समानताओं से भरी होती हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए, ये अच्छी बात है, ऐतिहासिकता से हमें सीख लेनी चाहिए, लेकिन वो भ्रामक भी हो सकती हैं। कहीं ऐसा ना सीख लेना जो हमारे लिए वर्तमान समय में नुकसानदायक हो। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर आपका। अभी इसी बात को इंग्लिश में देख लेते हैं। Historical approach, this approach throw light on the past and trace of the origin and development of the political institution. It seeks to study the role of individuals and their motives and accomplishments and failures in the past and its implications for the future. The understanding the political issue of today, the help of historical parallel are sought. However, critics argue and historical pillars can be illuminating, but at the same time they can also be misleading as it is loaded with superficials and resemblance. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हमें समझने की आवश्यकता है कि जो हिस्टोरिकल पॉइंट है, जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, उससे हमें सीखने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसकी वास्तविकता को जांच लेना भी जरूरी है, क्योंकि हम जो चीजें सीख रहे हैं वो वास्तविक है या भ्रामक है, इसमें भी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगले अप्रोच की तरफ। अगले अप्रोच की तरफ बढ़े तो अगला अप्रोच कौन सा है? अगला है आपका कानूनी दृष्टिकोण। कानूनी दृष्टिकोण भी पुराना ही अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, क्योंकि कानून तो शुरू से ही थे। ठीक है ना, आपने देखा नगर अथवा राज्य शुरू में यूनान में था, वहां पे एथेंस नामक नगर था जहां से प्लेटो और अरस्तु बिलोंग करते थे। तो वो अपने आप में एक लोकतांत्रिक शासन था। ठीक है ना, वहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देखने को मिली, तो कानून भी थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे राजनीति का अध्ययन राजनीतिक संगठन को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा विधिक संस्थाओं के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। चूंकि राज्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने में लगा हुआ है, इसलिए न्यायिक संस्थाओं का अध्ययन राजनीतिक सिद्धांतकारों के लिए चिंता का विषय बन गया। यह दृष्टिकोण राज्य को एक ऐसे संगठन के रूप में देखता है जो मुख्य रूप से कानून के निर्माण और उसके प्रवर्तन से संबंधित है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि इस दृष्टिकोण संकीर्ण है। कानून और व्यवस्था के प्रवर्तन के अलावा राज्य के कार्य बहुत से हैं, अन्य भी बहुत से कार्य हैं। कानून व्यक्ति के जीवन के केवल एक पहलू से संबंधित है और उसके राजनीतिक व्यवहार को पूरी तरह से समझने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, सही गलत क्या है क्या नहीं है समझते हैं। एक है राज्य। राज्य का कार्य क्या होता है? राज्य का कार्य होता है भाई विधि बनाना, साथ ही साथ लागू करना। ठीक है, लेकिन विधि बनाना और लागू करना ही इतना ही कार्य नहीं है। हाँ, तो कानूनी दृष्टिकोण के अंतर्गत यही कार्य बताया गया। राज्य के पास और भी कार्य हैं, जैसे राज्य के कुछ उद्देश्य होंगे कि भाई राज्य को बहुत बड़े स्तर पर लेके जाए। विकासशील राज्य है तो उसको विकसित की श्रेणी में लेके जाए, अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत बेहतरीन बनाए, ये भी तो उसकी जिम्मेदारी है। तो एक तरीके से राज्य का केवल ये कार्य होना कि विधि बनाना और उसको लागू करना, अगर यही करना है तो फिर राज्य का क्या मतलब है? ये कार्य तो भाई कानून ये वो भी तो कर सकती है। कहाँ गया भाई?
न्यायिक संस्था, ठीक है, न्यायिक संस्था जब पता चला कि राज्य कानून बनाएगा और लागू करेगा, तो फिर न्यायिक संस्था क्या करेगी? न्यायिक संस्था के भी तो कुछ कार्य होने चाहिए। तो न्यायिक संस्था का कार्य ये है कि जब कानून बनाया जाएगा राज्य के द्वारा, तो फिर ये लोग उसकी जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल करेंगे कि भाई जो कानून बनाया गया है सही है कि नहीं है, फिर उसको लागू किया जाएगा। तो ये चीजें जो है वो जो राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग विषय बन गया, ठीक है ना। और उसके बाद जो आलोचक थे उन लोगों का कहना कि भाई राज्य का कार्य सिर्फ यही थोड़ी है, और भी तो है, और राज्य को अपना कार्य करने दीजिए, जो न्यायिक व्यवस्था है वो भी अपना कार्य करती रहे, ठीक है। तो ये कानूनी दृष्टिकोण है जिसके अंतर्गत हम मनुष्य के सभी व्यवहारों को पढ़ते हैं, केवल और केवल राजनीतिक व्यवहारों को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और कानून केवल देखो, कल हम आपको पढ़ाए थे राजनीति और कानून में संबंध। तो राजनीति और कानून में संबंध हमने पढ़ाया था, तो हमने ये बताया था कि जो राजनीति होती है वो कानून को बनाती है, लेकिन जो कानून होता है वो राजनीति पर बाउंडेशन लगाता है। तो दोनों में ये संबंध चलते हैं। इसी तरीके से कानून जो होता है वो मनुष्य पर बाउंडेशन लगाता है, लेकिन उसके राजनीतिक पहलू को दिखाने का कार्य या फिर बनाने का कार्य वो नहीं कर सकता। कानून सिर्फ इतना कर सकता है कि व्यक्ति के विकास को बढ़ावा दे सकता है। और किस तरीके से बढ़ावा देगा? तो भाई मनुष्य कोई अनैतिक कार्य न करे इसलिए उसको रोकेगा, और जो अनैतिक कार्य नहीं करेगा तो नैतिक कार्य करेगा, नैतिक करेगा तो राजनीति, और राजनीति से फिर उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। ये बातें इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स इज लिंक with the study of legal institutions created by the state for the maintenance of the political organization. As the state is engaged in the maintenance of law and order, the study of the judicial institutions become the concurrence of the political theorists. This approach look at the state and organization primarily concerned with the creation, the enforcement of law. However, critics argue that the approach has a narrow perspective. The state has various other functions to perform other than enforcement of law and order. Law deal with only one aspect of the individual life and do not enable to complete understanding of his political behavior. तो यहाँ पे देखा जाए तो जो पॉलिटिकल वर्क है उसको कानून जो है वो नहीं कर सकता। कानून केवल एक ही पक्ष को डेवलप कर सकता है, नैतिक पक्ष को डेवलप कर सकता है, वो भी अनैतिक कार्य न करे उसको रोक करके, ठीक है, बाकी किसी चीजों को नहीं कर सकता। तो ये जो है कानूनी दृष्टिकोण था जिसको आपको समझना होगा। अब ये है संस्थागत दृष्टिकोण। संस्थागत दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या है भाई? देखिए कह रहा है इस दृष्टिकोण को संरचनात्मक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपके लिए बन गया कि भाई कौन से दृष्टिकोण को हम लोग संरचनात्मक दृष्टिकोण कहते हैं? तो भाई संस्थागत दृष्टिकोण है, इसे हम लोग संरचनात्मक दृष्टिकोण भी बोलते हैं। यह राजनीतिक संगठन की औपचारिक संरचनाओं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर जोर देता है। तो संस्था अपने आप में है, यह है न्यायपालिका, यह है कार्यपालिका, यह है विधायिका, और इसका हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो राजनीति है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। अनौपचारिक संरचनाओं का भी अध्ययन किया जाता है और सरकारी प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन को भी प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब एक तरीके से जो अन्य भी संरचनाएं होती हैं, अन्य भी सरकारी प्रणालियां होती हैं, उनको भी कंपेयर करके ये पता लगाया जाता है कि भाई चीजें कैसे चल रही हैं, क्या दोनों की आवश्यकता है या फिर किसी एक की आवश्यकता है, या फिर दोनों का अपनी अलग अलग भूमिका है, या फिर दोनों मिलकर के एक ही प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। सब कुछ हम लोग देखते हैं, ठीक है। हालांकि इस दृष्टिकोण की आलोचना इस कारण से की जाती है कि यह औपचारिक और अनौपचारिक संरचनाओं पर बहुत अधिक जोर देता है और उन संस्थाओं में व्यक्ति की भूमिका की उपेक्षा करता है। अब बताइए, जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, इसमें व्यक्ति विशेष की क्या भूमिका है?
इसमें व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका है? नहीं है। और व्यक्ति विशेष की कोई भूमिका नहीं है तो फिर क्या ही कहा जाए। इसलिए इसकी आलोचना की जाती है और कहा जाता है कि मनुष्य के व्यवहार का न अध्ययन करके हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? सिर्फ एक संस्था का अध्ययन करते हैं और संस्थाओं का अध्ययन ही अपने आप में राजनीति है। ठीक है, ये बातें इंग्लिश में। दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रक्चरल अप्रोच। इट लेज स्ट्रीट ऑफ द फॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशरी, ये सब अपने आप में कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट हैं। ये सब इंस्टीट्यूट हैं और इंस्टीट्यूट का एक तरीके से अध्ययन करना ही पॉलिटिकल साइंस कहलाता था। ठीक है, द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स आर also study the comparative study of the governmental system are encouraged. However, this approach is criticized for laying too much emphasis and on formal and informal structures and ignoring the role of the individual is those institutions। ठीक है ना, यानी कि व्यक्ति विशेष, व्यक्ति जो इंडिविजुअल होता है उसकी कहीं ना कहीं उपेक्षा इसमें होती है। और उसके बाद आता है आधुनिक दृष्टिकोण। तो भाई हमने देखा कि जो पारंपरिक दृष्टिकोण है उसमें कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, अब कैसे बदलाव होगा जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे लोग पारंपरिक दृष्टिकोण को छोड़ करके आधुनिक दृष्टिकोण की तरफ बढ़ गए। और जब राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो ये सब चीजों की ज्यादा वैल्यू आती है। क्यों आती है इसके बारे में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। ठीक है, यह दृष्टिकोण समुदाय के सदस्यों के राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या करने के लिए सामाजिक संदर्भ की समझ पर जोर देता है। मतलब आपने देखा समुदाय की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, समुदाय मिलकर के समाज का निर्माण करेगा, समुदाय मिलकर के समाज का निर्माण कर रहा है। और समाज में जो रहने वाले लोग हैं इनका राजनीतिक व्यवहार कैसा है, राजनीतिक व्यवहार कैसा है। ठीक है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब इनके राजनीतिक व्यवहार को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तब जाकर के हमें ये पता चलता है कि इन लोगों का राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका है। और जब राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका है तो फिर मॉडर्न टाइम में ये सोचा गया कि अगर इन लोगों की भी राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका है, अगर ये लोग कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, संस्था को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, राजनीति के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की सरकारी संस्थाएं होती हैं उसको प्रभावित करने का कार्य करते हैं, तो राजनीति में इनको भी तो पढ़ना चाहिए भाई। तो नया नया जो मॉडर्न टाइम में जो मॉडर्न अप्रोच आया उसके अंतर्गत हम लोग इसके बारे में भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए, समाज के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट कर दिए कि किस तरीके से जो समाज है ये प्रभावित करता है राजनीति को। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं अगर बात करूं कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मान के चलिए कि एक ग्राम सभा में 4 गांव हैं और 4 गांव का जो वोट है वो मिला करके 1000 हो। ठीक है, जिसमें से एक गांव के पास 500 वोट है और 2 अन्य 3 गांव छोटे छोटे हैं उनको मिला करके 500 वोट है। ठीक है, और जो बड़ा वाला गांव है उसमें कम से कम 4 समुदाय के लोग रह रहे हो, तो अगर वो 3 गांव मिल जाते हैं और ये एक गांव में 500 वोट है, वो 3 गांव मिलकर के 500 वोट रख रहे हैं, तो अगर इसमें एक समुदाय उस तरफ चला जाए, जैसे ऐसे समझो कि एक गांव है ए, एक गांव है बी, एक गांव है सी, एक गांव है डी, ये ग्राम सभा, इन तीनों को मिलाकर के 500 वोट है और इसमें अकेले 500 वोट है। समस्या यह है कि इसमें 4 समुदाय के लोग हैं। अब एक समुदाय यहां से चला जाता है इधर, तो जाहिर सी बात है कि कुछ वोटों की संख्या लेकर के जाएगा, तो ये वाला पलड़ा भारी हो जाएगा और ये वाला पलड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये राजनीति को प्रभावित करने का काम किया कि नहीं किया। ये समाज जो था ये प्रभावित करने का काम किया, जो समुदाय था प्रभावित करने का काम किया, और जब ये प्रभावित करने का कार्य कर रहा है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि राज्य को मुख्यतः एक सामाजिक संस्था माना जाता है। इसके तहत राज्य को एक सामाजिक संस्था माना जाता है। राज्य अपने आप में एक समाज को क्रिएट करता है
और राजनीति को समाजशास्त्री कारकों के माध्यम से समझा जा सकता है। यही कारक है जिनके माध्यम से हम समाजशास्त्री वो राज्य को समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि सामाजिक संदर्भ पर बहुत अधिक जोर देने से इस विषय की स्वायत्तता को प्रभावित किया जा सकता है, या फिर इसकी विषय की स्वायत्तता जो होती है वो प्रभावित की जा सकती है। जैसे कहा जाता है कि अगर राजनीति को हम लोग समाज के साथ जोड़ देते हैं तो राजनीति का जो खुद का अस्तित्व है वो खत्म होने लगेगा धीरे धीरे, या फिर समाज में विलीन हो जाएगा। तो जो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने राजनीति को एक विषय का रूप प्रदान किया है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात है क्लियर। अब हम लोग इसी बात को इंग्लिश में देख लेते हैं। दिस अप्रोच एम्फसाइज ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल कंटेक्स्ट टू एक्सप्लेन द पॉलिटिकल बिहेवियर of the members of communities. The state is considered primarily as a social organism, and political is understood through the sociological factors. But critics are the opinion that too much emphasis on the social context affect the very autonomies ऑफ द डिसिप्लिन। मतलब एक तरीके से जो पॉलिटिकल साइंस है उसको पूरी तरीके से प्रभावित करने का कार्य कर सकता है। प्रभावित करने का कार्य क्या, पूरी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के अस्तित्व को ही खत्म कर सकता है, एक तरीके से ऐसा भी माना जा रहा है। ठीक है, ये भी बातें क्लियर है। आगे देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या भाई? यह दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है या फिर व्याख्या करता है। यह मानता है कि राजनीतिक नेताओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण राजनीति के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रकट करता है। मतलब जो लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, वो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत स्ट्रोंग होते हैं और वो जनता के जो मनोविज्ञान होते हैं उससे खेलने का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से वो लीडर्स कहलाते हैं। और इसी बात को तो गार्नर महोदय ने कहा कि जो राजनीति है यह कला और विज्ञान का मिला-जुला स्वरूप है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से जो मजबूत होते हैं जो लीडर्स, वो जनता के मनोविज्ञान से खेलने का कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं वो राजनीति को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। हालांकि यह दृष्टिकोण राजनीति के अध्ययन में समाजशास्त्री और कानूनी और आर्थिक कारकों की उपेक्षा करता है। यह दृष्टिकोण जो है कहीं ना कहीं उन सभी कारकों की उपेक्षा करता है, जैसे कानूनी दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण और समाजशास्त्री दृष्टिकोण। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। ये बात इंग्लिश में देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल अप्रोच दिस अप्रोच study and explain political and social institutions through psychological law. Assume that the psychological analysis of the political leaders reveal the significant knowledge about politics. However, this approach ignore the sociological, legal and economic factors of the study of the politics. ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोग अगले अप्रोच को देखते हैं और ये है अप्रोच आपका आर्थिक या फिर इकोनॉमिक अप्रोच। क्योंकि वस्तुओं के उत्पादन और वितरण से संबंधित मामले राज्य द्वारा नियंत्रित होते हैं। लो भाई, जाहिर सी बात है कि वस्तुओं का उत्पादन होना और वस्तुओं को नियंत्रित करना ये कहीं ना कहीं राज्य के कार्य होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है, इसलिए आर्थिक मामले भी राजनीतिक सिद्धांतकारों के लिए चिंता का विषय बन जाते हैं। जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषण करने वाले होते हैं, जो राजनीति के अच्छे खासे विद्वान होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये जो आर्थिक पहलू है ये भी राजनीति को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। क्योंकि राज्य में उत्पादित होने वाली जो चीजें हैं और राज्य में जो समाप्त होने वाली, नियंत्रण करने वाली चीजें हैं, इस पर किसका अधिकार है? सब पे राज्य का अधिकार है। वो उसको नियंत्रित करता है, प्रयोग करता है, खत्म करता है, ओवरऑल जो भी। तो जब कर रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर इसका अधिकार है, और अगर नहीं कर पाता है तो फिर प्रभावित करता है। मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर एक व्यक्ति जो इकोनॉमिक रूप से कमजोर है वो राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। वही बात है कि आर्थिक चीजें जो होती हैं वो राज्य को कंप्लीटली प्रभावित करने का कार्य करती हैं और राजनीति को भी प्रभावित करने का भी कार्य करेंगी। ठीक है,
यह दृष्टिकोण आर्थिक मामलों के नियमन में राज्य की भूमिका पर जोर देता है और तर्क देता है कि आर्थिक मामले में राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। मतलब ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं, बाद में पता चली जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तब। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो कैसे पता चला? द्वितीय विश्व युद्ध में कई चीजें पता चल गई। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में पता चली, लेकिन तब तक वो उन चीजों को स्पष्ट नहीं किया गया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में आते आते बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। जैसे ये क्लियर हो गया कि जो राजनीति है, राजनीति को प्रभावित करने का कार्य आर्थिक व्यवस्थाएं करती हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध में संसाधनों का बहुत ही बड़े स्तर पे क्षति हुआ। इतना ही नहीं, पूरा विश्व व्यापार प्रभावित हो गया, पूरा विश्व का व्यापार प्रभावित हो गया। बहुत सी कंट्रीज जो थी वो कंप्लीटली अपने रिसोर्सेस को खो चुकी थी। तो यहाँ पे ये चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर हो गई। ये एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं आप कि स्पष्ट रूप से चीजें ये क्लियर हो गई कि इकोनॉमी जो होती है वो राजनीति को बहुत बड़े स्तर पे प्रभावित करती है। तो वही चीजें है कि इकोनॉमी अपने आप में बहुत बड़े स्तर पे प्रभावित करने का कार्य करती है। ठीक है, हाँ, यह दृष्टिकोण व्यक्तियों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन को जोड़ने और समझने की ओर झुका है। हालांकि यह दृष्टिकोण केवल आर्थिक कारकों को ही ध्यान में रखता है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे अन्य कारकों की ये उपेक्षा करता है। जाहिर सी बात है कि यह केवल और केवल किस पे ध्यान देगा? ये केवल और केवल आर्थिक पहलू पे ध्यान देगा। अदर जो सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चीजें हैं उसको ये लेकर के चलेगा नहीं, उसको ये कंप्लीटली इग्नोर कर देगा। जाहिर सी बात है, राजनीति के अपने कई प्रभावित करने वाले दृष्टिकोण होते हैं, कारक होते हैं, और सभी कहीं ना कहीं मिलकर के भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक अप्रोच, इसी को इंग्लिश में देख लें। अ मैटर टू पर्टेनिंग टू प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस of good and regulated by the state, the economic matter also become a concern for the political theorist. This approach emphasizes on the role of the state in regulating the economy matter and argues that economic affairs are intimately linked to the political process of state. The approach is inclined towards linking and understanding the political and economic life of individual. ठीक है, अच्छा, ये जो आर्थिक चीजें होती हैं हमने कई बार आपको बताया कि ये पर्सनल लाइफ को भी प्रभावित करने का कार्य करती हैं। बात समझे कि नहीं? पर्सनल लाइफ को भी प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो however the approach take into account only the economic factors and ignore the other factors को भी ये इग्नोर करने का वर्क करती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण बहुत बाद में आता है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। एक व्यक्ति ए है, अब ये किसी लीडर्स के बारे में कह रहा है कि लीडर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और यहीं पे एक व्यक्ति बी है जो कह रहा है कि नहीं, लीडर्स अच्छे नहीं हैं। बात समझ में आई? एक व्यक्ति कह रहा है लीडर्स बहुत अच्छे हैं और दूसरा व्यक्ति कह रहा है लीडर्स अच्छे नहीं हैं। इसी तरीके से समाज का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, समाज भी इसी तरीके से देखता है। तो मनुष्य के जो व्यवहार हैं, इस व्यवहार से भी राजनीति प्रभावित होती है और इसको बाद में एहसास किया गया, अनुभव जन्य के आधार पे इसको एहसास किया गया कि भाई बहुत बड़ा प्रभाव होता है इसका। ठीक है ना, तब जाकर के इस अप्रोच को लेकर के आया गया। यह दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित है और राजनीतिक संदर्भ में मनुष्य के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं का अध्ययन करता है। ठीक है, अरे ये क्या आ गया? चलो जाओ अंदर जाओ। हाँ, ठीक है, क्लियर है? अध्ययन करता है। इस प्रकार राजनीति के अध्ययन ने अपना ध्यान औपचारिकतावाद और आदर्शवाद से हटाकर राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर केंद्रित कर दिया। पहले तो ये चीजें होती थी, औपचारिकतावाद और आदर्शवाद। पहले ये माना जाता था कि जो बढ़िया नेता है नेता है। ठीक है, पहले चीजें आदर्शवाद पे चलती थी कि भाई आदर्शवाद का मतलब क्या?
कि भाई सब लोग अच्छे होते हैं, अच्छे हिसाब से अपना काम करेंगे। लेकिन बाद में देखा गया कि भाई मनुष्य के जो व्यवहार है ये बहुत बड़े प्रभावित करने वाले कॉन्सेप्ट हैं। मतलब बहुत बड़े स्तर पे प्रभावित करने वाले कॉन्सेप्ट हैं, जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। ठीक है? तो मनुष्य के व्यवहार को यहाँ पे प्रॉपर रखा गया और मनुष्य के व्यवहार के अकॉर्डिंग ही आगे की चीजें की गई। आलोचकों का यहाँ तर्क क्या है? आलोचकों का तर्क यह है कि यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक विधियों की एक गलत अवधारणा पर आधारित है। मतलब वैज्ञानिक विधियां इसमें कहीं न कहीं इसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के व्यवहार है कभी भी बदल सकते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य के जो व्यवहार हैं, ये बहुत बड़े स्तर पर राजनीति को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। इस बात से मुकरा नहीं जा सकता है। ठीक है? दिस अप्रोच फोकस ऑन द पॉलिटिकल बिहेवियर एंड स्टडी द attitudes and preference of humans in the political context. Thus, the study of the politics move its focus from formalism and normativism and to the study of the political behavior. However, critics argue that this approach is based on the false conceptions ऑफ साइंटिफिक मेथड। मतलब एक तरीके से इसको अगर साइंटिफिक मेथड में उतारा जाए तो ये फिट नहीं बैठेगा, जिसकी वजह से ये राजनीति को भी और बढ़िया तरीके से प्रभावित करने का कार्य करेगा। ठीक है? अब आता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। यह मूलतः आधुनिक दृष्टिकोण से भिन्न है। यह राज्य के वर्ग अंतर्विरोध का अपरिहार्य का परिणाम मानता है। यह मानता है कि राजनीति और आर्थिक शक्तियों के बीच अंतःक्रिया होती है और एक दूसरे को अलग करना संभव नहीं है। हालांकि यह दृष्टिकोण आर्थिक कारकों को अत्यधिक महत्व देता है और अन्य महत्वपूर्ण कारकों की उपेक्षा करता है। इनकी पूरी कहानी समझिए आप। ये एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। ठीक है? अब जब ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं तो सिंपल सी एक बात समझो। जब ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं तो सिंपल सी एक बात ये समझो कि समाजवाद के बारे में इन्होंने बताया और साथ ही साथ वर्ग संघर्ष के बारे में बताया। और वर्ग संघर्ष, समाज में वर्ग संघर्ष कैसे होता है इसके बारे में इन्होंने बताया, इसलिए इनको वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे एक चीजें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि देखो भाई 100% अगर संसाधन है तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, एक 90% और दूसरा 10%। इस 10% को प्रयोग करने वाले कितने लोग हैं? 90% गरीब और मजदूर लोग हैं। मजदूर शब्द, ठीक है? और इन 90% पर जो धनिक वर्ग हैं वो लोग शासन कर रहे हैं या फिर वो लोग इन रिसोर्सेस का प्रयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो राज्य है ये इस तरीके से डेवलप किया गया है जिसमें वर्ग संघर्ष हो। इन्होंने ये भी कहा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है या फिर राज्य एक ऐसी संस्था है जो वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। बात समझ में आ गई? तो ये बेसिकली कार्ल मार्क्स हैं और ये मानते हैं वर्ग अंतर्विरोध का एक अपरिहार्य परिणाम, मतलब राजनीति जो है वर्ग संघर्ष के अंतर्विरोध का एक अपरिहार्य परिणाम। ठीक है? और ये मानते हैं कि राजनीति और आर्थिक शक्तियों के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती है और ये मानते हैं कि ये दोनों चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं किसी भी राज्य के लिए। ठीक है? इंग्लिश में भी देख लेते हैं। दिस अप्रोच इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द अदर मॉडर्न अप्रोच। इट प्रेस्यू एंड स्टेट एज एन inevitable consequence of the class contradiction. It assumes that there is a condition interaction between the political and economic force and separating on the
other from the other is not possible. However, this approach give undue importance to the economic factors and ignore the other important factors. ये other important factors को क्या करता है, इग्नोर करता है। ठीक है, अब भाई आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। हाँ, दृष्टिकोण के सावधानी पूर्वक विश्लेषण के बाद यह समझा जा सकता है कि राजनीतिक घटना के अध्ययन में प्रत्येक दृष्टिकोण की अपनी प्रासंगिकता है और कुछ सीमाएं भी। मतलब सभी दृष्टिकोण अपने आप में जरूरी हैं और उनके कुछ सीमाएं भी हैं। ये आपके सभी प्रकार के अप्रोच हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ अप्रोच को देख लिया। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अन्य विज्ञानों के साथ जो संबंध है राजनीति का वो। ठीक है, चलिए।